नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। एसिड बेस एंड सोल्ट अर्थात अम्ल एवं क्षारक एवं लवण हमारा चैप्टर चल रहा था, जिसका आज ये पार्ट कौन सा नंबर का है? 6 नंबर का है। हमने पार्ट कंप्लीट कर लिया था, चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। आज भी हम क्वेश्चन आंसर करेंगे और ये चैप्टर क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हमारा यह पहला क्वेश्चन है कि HCl HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, अर्थात अम्लीय गुण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि अल्कोहल ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयनों में अम्लता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित होते हैं? क्या कारण है? तो देखिए, HCl और HNO3 ये क्या है? अम्ल हैं। और हमने पढ़ा था कि जो अम्ल जो होते हैं वो जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं। तो HCl और HNO3 क्या करते हैं? जल में H प्लस आयन देते हैं। बाकी के आपका जो एल्कोहल है, जिसका सूत्र क्या होता है? एल्कोहल का सूत्र C2H5OH होता है। और इसके अलावा ग्लूकोज, और ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6 होता है। तो ये दोनों जो हैं, एल्कोहल और ग्लूकोज, ये जल में H प्लस आयन नहीं देते हैं। जब ये जल में H प्लस आयन नहीं देंगे तो ये अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करेंगे। बस यही इसका कारण है और यही ये क्या आंसर में लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको यह बात भी जानना जरूरी है कि जो एल्कोहल है, एल्कोहल, इसका तो फॉर्मूला क्या है? C2H5OH। और आपका जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज, उसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। ये दोनों जो हैं, ये जलीय विलयन में क्या नहीं देते हैं? H प्लस नहीं देते हैं। और जो जलीय विलयन में H प्लस नहीं देगा वो अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करेगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है? तो देखिए, कोई भी अगर विलयन जो है वो विद्युत का चालन तभी करेगा जब वो जल में क्या देगा? आयन देगा। क्या देगा? आयन। तो देखिए, अम्लीय विलयन क्या करते हैं? जल में H प्लस आयन देते हैं। अगर अम्लीय विलयन जो है अगर आयन दे रहे हैं तो वो क्या करेंगे? विद्युत धारा का चालन करेंगे। तो अम्लीय विलयन H प्लस आयन देने के कारण ये क्या करते हैं? विद्युत धारा का चालन करते हैं। आई होप ये बात भी समझ में आ गई होगी। और हमने ये पढ़ा है कि अम्ल जो होते हैं ये जल में क्या देते हैं? H प्लस आयन देते हैं। और ये आयन ही क्या करते हैं? विद्युत धारा का अर्थात करंट का क्या करते हैं? चालन करते हैं। ठीक है, तो यही लिखा हुआ इसमें कि अम्ल के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन या फिर उनको क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन की उपस्थिति के कारण क्या करते हैं? विद्युत धारा का चालन करते हैं। देखिए, अम्ल क्या देगा? जल में घुलने पर H प्लस आयन देगा। अब ये जो H प्लस आयन है ये क्या करेगा? जल के साथ जुड़ेगा। तो जल का सूत्र क्या होता है? H2 होता है। साथ में क्या करेगा? ये जो H प्लस है इसके साथ ऐड होगा तो क्या बना लेगा? H। H कितने हो गए? 2 और 1 3। और साथ में O है, O, और प्लस का साइन आ जाएगा प्लस। ये जो हमारे पास बना है इसी को क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। H3O प्लस का नाम है हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन। तो हम क्या बोल सकते हैं कि अम्ल जो होते हैं ये H प्लस आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन के कारण विद्युत धारा का चालन करते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस के पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है? देखिए, जब शुष्क कोई भी अम्ल होता है तो वो क्या नहीं करेगा? H प्लस आयन नहीं देगा, यानी फ्री नहीं होगा H प्लस आयन। और जब H प्लस आयन फ्री नहीं होगा तो वह किसी भी लिटमस के रंग को चेंज नहीं करेगा। तो कारण क्या है कि शुष्क अवस्था में, ड्राई स्टेज में, जो अम्ल जो होता है ये H प्लस आयन को फ्री नहीं कर पाता है, स्वतंत्र नहीं कर पाता है, जिस कारण से यह लिटमस के रंग को चेंज नहीं करता है। आई होप ये बात भी समझ में आ गई होगी। तो इसमें क्या है कि क्योंकि इसमें हाइड्रोनियम आयन नहीं होते हैं शुष्क अवस्था में। आई होप समझ में आ गया होगा। आगे चलिए, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में। ठीक है, और हमने बात की थी, दो वर्ड थे हमारे पास, एक तो आता है तनु, एक आता है सांद्र। ये दो वर्ड थे। तनु का तो मतलब क्या होता है, पतला विलयन। क्या हमने पढ़ा था इसको, पतला विलयन। पतला विलयन मतलब जिसमें H प्लस जो आयन है, अगर अम्ल की बात करें, तनु अम्ल है, तो क्या हो जाएगा, जिसमें H प्लस आयन क्या हो, कम हो, दूर 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 हो H प्लस आयन, तो उसको तो क्या बोल देंगे, पतला विलयन, अर्थात तनु अम्ल बोल देंगे। सांद्र विलयन क्या होता है, गाढ़ा जो विलयन होता है, गाढ़ा विलयन, यानी जिसमें H प्लस जो आयन है वो बिल्कुल पास पास हो। ऐसे समझिए, एक तो एक पात्र में एक विलयन है जिसमें चीनी जो है अधिक मात्रा में है, और एक विलयन है जिसमें चीनी क्या है, दूर दूर है। तो जिसमें चीनी के कण दूर दूर रहेंगे वो तो क्या हो जाएगा, पतला विलयन हो जाएगा। आम भाषा में पढ़ते हैं ना कि पतला विलयन है, गाढ़ा विलयन है, तो जो पतला विलयन होता है उसको तो क्या बोलते हैं, तनु विलयन, और जो गाढ़ा विलयन होता है उसको क्या बोलते हैं, सांद्र विलयन। अब ऐसा क्यों बोला जाता है कि हमें अम्ल में पानी नहीं डालना चाहिए, जबकि अम्ल को जल में डालना चाहिए? क्यों? देखिए, अगर हम अम्ल में पानी डालते हैं तो देखिए, अम्ल में पानी डालेंगे तो अधिक मात्रा में क्या होगी, अम्ल में पानी डालते हैं तो अधिक मात्रा में क्या करती है, उष्मा उत्पन्न होती है, और वो उष्मा हमें जला सकती है ना, हानि पहुंचा सकती है। इसलिए हम क्या करते हैं, जल में अम्ल को डालते हैं, और वो भी क्या, धीरे धीरे। जब अम्ल को जल में डालते हैं तो हमें हानि पहुंचने की संभावना बहुत कम होती है। इसलिए हम क्या करते हैं, अम्ल को जल में डालते हैं, और जब अम्ल को जल में डालते हैं तो जल को हिलाते रहना जरूरी है। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, अम्ल को जल में डालते हैं। ठीक है, और यही इसमें लिखा हुआ है कि जल में अम्ल के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत क्या होती है, उष्माक्षेपी होती है। उष्माक्षेपी अभिक्रिया हमने पढ़ी थी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है, बाहर निकलती है। तो जब हम जल में अम्ल के घुलने की प्रक्रिया करते हैं तो अत्यंत उष्माक्षेपी होती है। अम्ल को सदैव धीरे धीरे तथा जल को लगातार जल में हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई उष्मा के कारण मिश्रण आस्फलित यानी बाहर आकर के हमें हानि पहुंचा सकता है। आस्फलित का मतलब होता है बाहर आकर, होकर बाहर आ सकता है, और हम क्या हो सकते हैं, जल सकते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, जल में अम्ल मिलाते हैं, और वो भी धीरे धीरे। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए। आगे हमारे पास क्वेश्चन है, अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता प्रभावित, यानी कैसे प्रभावित होती है। अम्ल के विलयन को तनुकृत, तनुकृत का मतलब होता है पतला करना। जैसे ऐसे समझिए, ये एक पात्र है और इसमें क्या है, अम्ल है, इसमें क्या है, अम्ल है, और हमने ये पढ़ा है कि अम्ल क्या देते हैं, H प्लस आयन। तो मान लीजिए H प्लस आयन ये हैं ब्लैक कलर के। ठीक है, अब इसमें मैं पानी डालूंगा, क्या करूंगा, पानी, इसमें पानी डालूंगा, तो ये आयन है H प्लस आयन, ये क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। तो क्या फर्क पड़ा कि इकाई क्षेत्रफल में इनकी क्या आ गई है, कमी आ गई है, बस इतना ही है। तो ये लिखा हुआ है, जब अम्ल के विलयन को तनुकृत करते हैं, तनुकृत का मतलब होता है पतला करना, किया जाता है, तब हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन, मान लीजिए पहले ये क्षेत्रफल था, है ना, प्रति इकाई क्षेत्रफल, इसमें दो अणु थे यहाँ पर H प्लस के, जब पानी डालेंगे तो मान लीजिए दूर दूर हो जाएंगे और एक अणु अणु रहेगा, तो इस स्थान में क्या आ गई है, कमी आ गई है। ठीक है, तो प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है, इसका अर्थ है कि अम्ल की शक्ति क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अम्ल की शक्ति किस पर डिपेंड करती है, H प्लस आयन की शक्ति पर डिपेंड करती है। अब देखिए, H प्लस आयन पहले क्या थे, पास पास थे, जब जल ढाला तो क्या हो गए, दूर दूर हो गए, मतलब अम्ल की शक्ति अब क्या हो गई है, कमजोर पड़ गई है। ठीक है, अब चलते हैं आगे क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में आदि के क्षारक मिलाते हैं,
सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है, NaOH होता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्या है, क्षारक है अर्थात बेस है। और हमें यह बोल रहा है कि इसके विलयन में, ये इसका विलयन है में अधिक मात्रा में क्षारक और मिलाती है, इसमें और क्षार मिला रहे हैं, इसमें और क्षारक मिला रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता कैसे बढ़ेगी, देखिए क्षार पहले से है और क्षार मिला रहे हैं, तो हाइड्रोक्साइड आयन क्या होंगे, बढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि जो क्षारक होते हैं वो क्या देते हैं, OH माइनस आयन, अर्थात हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। देखिए पहले से OH माइनस थे, अब और क्षारक मिला दिया तो क्षार क्या देते हैं, OH माइनस, मतलब और OH माइनस बढ़ गए हैं, मतलब हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, और यही लिखा हुआ है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक के क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि क्षारक में और क्षारक मिला रहे हैं, और क्षारक क्या देते हैं, OH माइनस आयन, तो किसकी वृद्धि हो जाएगी, OH माइनस आयन की सांद्रता में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, आपके पास दो विलयन हैं A और B, तो A और B दो विलयन हो गए हैं। पहला बोल रहा है विलयन A के pH का मान 6 है, तो इसका pH की बात कर रहा है, इसका तो 6 हो गया है। विलेन बी के पीएच का मान 8 है, इसका 8 है। किस विलेन में हाइड्रोजन आयन की संख्या यानी H प्लस आयन की संख्या अधिक अधिक रहेगी, इनमें से कौन अम्लीय होगा और कौन क्षारकीय होगा, यह हमें पूछ रहा है। देखिए हमने पढ़ा था कि H प्लस आयन अगर ज्यादा रहेगा, H प्लस आयन अगर ज्यादा रहेगा तो उसका पीएच मान क्या रहेगा, कम रहेगा, ये हमने पढ़ा था। और जिसका H प्लस आयन क्या रहेगा, कम रहेगा, H प्लस आयन कम रहेगा, उसका उस विलेन का पीएच मान क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। अब आप देख लीजिए, जिसका पीएच मान कम रहेगा उसमें H प्लस आयन अधिक रहेंगे, ये हमने पढ़ा है। तो पीएच मान किसका ज्यादा है, यहां पर देखिए, कम किसका है, ये वाला है, तो इसमें H प्लस आयन क्या हो जाएंगे, H प्लस जो आयन है वो क्या हो जाएंगे, ज्यादा, तो इसमें ज्यादा रहेंगे। और इसका पीएच मान क्या है, देखिए ज्यादा, जिसका ज्यादा रहेगा उसमें क्या रहेंगे, H प्लस आयन कम रहेंगे, तो इसमें H प्लस आयन क्या है, कम है। ठीक है, यहां पर लिख देता हूं कम है। देखिए कमी को दर्शा रहा है तीर का निशान, और इसमें क्या है, ज्यादा अधिक है, तीर का निशान लिख, फिर भी मैं लिख रहा हूं अधिक है। ये बात समझ में आ गई क्या, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा क्या कर लेता हूं, साफ कर लेता हूं। ये हो गई बात। अब सुनिए, हमें ये पूछ रहा है क्या, कि इनमें से कौन अम्लीय है और कौन क्षारकीय है। हमने पीएच स्केल पढ़ा था, पीएच स्केल पर हमने क्या पढ़ा था कि 7 से कम है, 7 से कम है, जिसका भी पीएच मान रहेगा वो क्या होंगे, अम्लीय रहेंगे। 7 से कम पीएच मान किसका है, इसका है, तो ये क्या है, अम्लीय है, तो ये तो क्या है, अम्लीय है। ठीक है, ए वाला, ए विलियन। और 7 से अधिक जिसका पीएच मान ज्यादा रहेगा वो क्या होते हैं, क्षारकीय होते हैं। देखिए 7 से ज्यादा है, 8 है इसका, तो ये क्या है, क्षारकीय है। ये बात समझ में आई क्या, ठीक है। और हमने पढ़ा है कि क्षारकीय जो विलयन होता है उसमें OH माइनस आयन की संख्या क्या होती है, अधिक होती है, और H प्लस आयन क्या होते हैं, कम होते हैं। तो देखिए इसमें कम है। और अम्लीय में क्या पढ़ा था कि अम्लीय विलयन में H प्लस आयन ज्यादा रहेंगे और OH माइनस आयन क्या रहेंगे, कम। देखिए इसमें OH माइनस आयन क्या रहेंगे, कम, और इसमें क्या रहते हैं, OH माइनस आयन जो है वो क्या रहेंगे, ज्यादा। ये बात समझ में आ गई क्या, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया है, इनमें से कौन अम्लीय होगा, तो विलयन ए जो है, ये जो ए है ये तो क्या रहेगा, अम्लीय, और विलयन जो बी है वो क्या रहेगा, क्षारकीय है। ठीक है, और आपको यह भी ध्यान में रखना है कि क्षार के विलयन में H प्लस आयन भी रहते हैं, लेकिन क्या रहते हैं, वो कम रहते हैं। और अम्लीय विलयन में क्या रहते हैं, OH माइनस आयन भी रहते हैं, लेकिन वो क्या रहते हैं, कम रहते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे की तरफ, आगे देखिए, H प्लस आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए बात करते हैं। तो हमने बात की थी कि H प्लस आयन अगर क्या रहेंगे, ज्यादा रहेंगे, तो उस विलयन का पीएच मान जो है, पीएच वो क्या रहेगा,
कम रहेगा, पीएच मान क्या रहेगा, कम रहेगा। और हमने ये पढ़ा था कि जो H प्लस आयन की संख्या अगर क्या रहेगी, कम रहेगी, H प्लस आयन की संख्या क्या रहेगी, कम रहेगी, तो उसका पीएच मान जो है वो क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। ये बात समझ में आई क्या? H प्लस अगर कम रहेंगे तो पीएच मान ज्यादा रहेगा। हमने पीएच स्केल ऐसे पढ़ा था, ठीक है, बीच में क्या था, 7, पहले नंबर पर 0 था और ये क्या था, 14 था। तो ये जो 0 से तो अधिक और 7 से कम, ये जो रेंज है ये तो क्या थी, अम्लीय, अम्लीय पीएच थी। और 7 से अधिक और 14 तक ये जो रेंज है ये क्या थी, क्षार की रेंज थी। ठीक है, तो देखिए जब हमने क्या बोला, अगर H प्लस ज्यादा रहेगा तो पीएच मान कम रहेगा, तो 7 से हम 0 की तरफ आते हैं तो पीएच मान बढ़ता है। क्यों? क्योंकि सॉरी पीएच मान घटता है, 7 से 0 की तरफ आते हैं तो पीएच मान क्या होता है, घटता है। क्यों? क्योंकि H प्लस आयन की संख्या में वृद्धि होती है, ऐसे आते हैं तो। और जब 7 से 14 की तरफ जाते हैं तो H प्लस जो आयन है उसकी संख्या में कमी आती है। क्यों? क्योंकि पीएच मान में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो ये समझ में आ गया क्या? अगर H प्लस आयन की संख्या में वृद्धि होगी तो पीएच मान घटेगा, अगर H प्लस आयन की संख्या घटेगी तो पीएच मान क्या होगा, बढ़ेगा। बस इतना ही समझाना होता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे की तरफ। आगे देखिए, आगे हमारे पास है, क्या क्षार के विलयन में H प्लस आयन होते हैं? हाँ जी होते हैं। इसका आंसर क्या है, होते हैं। अगर हाँ तो यह क्षार के क्यों होते हैं? देखिए क्षार के जो विलयन होता है, बेसिक जो सॉल्यूशन होता है, उसमें H प्लस आयन क्या होंगे, कम होंगे, लेकिन क्या होता है, OH माइनस आयन क्या होते हैं, अधिक होते हैं। जब अधिक होंगे OH माइनस आयन तो इसकी प्रकृति क्या होती है, क्षार के प्रकृति होती है। ठीक है, तो दोनों होते हैं, लेकिन ज्यादा कौन रहेगा, OH माइनस आयन रहेगा, और कम कौन रहेगा, H प्लस। अब देखिए जो ज्यादा रहेगा वही तो जीतता है, तो OH माइनस आयन ज्यादा रहने के कारण इसकी प्रकृति क्या होती है, क्षार की प्रकृति रहती है। यही इसमें लिखा हुआ है। तो हाँ, क्षार के विलयन में H प्लस आयन रहते हैं लेकिन कम रहते हैं। क्षार के विलयन में H प्लस आयन होते हैं, OH माइनस आयन के सांद्रता की तुलना में H प्लस आयन की सांद्रता कम होती है, जो विलयन को क्या करती है, क्षारकीय बनाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई किसान खेती मृदा की किस परिस्थिति में बिना भुजा चुना, सुनिए, एक तो है बिना भुजा चूना। चलो, बिना भुजे हुए चूने का सूत्र क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस। ये क्या होता है, बिना भुजा हुआ चूना। इसी का क्या नाम है, कैल्शियम ऑक्साइड नाम है। इसका उपयोग जो है, सॉरी क्या पूछ रहा है, बिना भुजा हुआ चूना, सॉरी सॉरी सॉरी, बिना भुजा हुआ चूना का सूत्र तो होता है क्या, CaO, ये होता है बिना भुजा हुआ चूना। ठीक है, और अगर हमें पूछ ले जिसका क्या नाम है, कैल्शियम ऑक्साइड है, एक आता है भुजा हुआ चूना, भुजा हुआ चूना, उसका सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, सही से लिखता हूं, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, ये दोनों ध्यान रखने हैं, पूछा जाता है एग्जामिनर द्वारा। एक है बुझा हुआ चूना, तो यह हो गया बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एक आता है चोक, चोक का सूत्र क्या होता है, CaCO3, ये होता है। इसे CaCO3 इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, इसी को संगमरमर बोलते हैं, इसी को मार्बर बोलते हैं। ठीक है, इन तीनों का उपयोग कब करते हैं, जब खेत की मिट्टी अम्लीय होती है, तब उसको उदासीन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, इन तीनों का उपयोग करते हैं। ठीक है, यदि मृदा अम्लीय है और खेती के लिए अनुपयुक्त है तब इसका उपयोग किया जाता है, इन तीनों का उपयोग किया जाता है। ये बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, सुनिए, देखिए ये क्या है, धात्विक ऑक्साइड है, और हमने क्या पढ़ा था, धात्विक ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षार के प्रकृति के होते हैं। तो ये आपका क्षारीय प्रकृति का है, क्षारीय प्रकृति, ध्यान में रखना है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं वो किस प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ये है
क्या CaOH का होल्ट वैसे क्या है, दुर्बल क्षारीय है, तो ये भी क्या है, क्षार है। और इसका उपयोग कब करते हैं, इसका उपयोग और कहां पर किया जाता है, दीवारों पर सफेदी करने के लिए, दीवारों पर सफेदी करने के लिए, ठीक है। लेकिन इसका आंसर क्या होगा कि जब खेत की मिट्टी अम्लीय होती है तब इन तीनों का उपयोग किया जाता है। मैंने ये एक्स्ट्रा बात बता दी है और आपको कि CaOH का होल्ट का और उपयोग क्या है, दीवारों पर सफेदी करने के लिए। ये क्या है, CaO, ये क्या है, एक धात्विक ऑक्साइड है। हमें पूछ ले धात्विक ऑक्साइड, हमें पूछ ले CaO की प्रकृति क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड की प्रकृति क्या है, तो वो क्या है, क्षार के प्रकृति है, बेसिक नेचर होता है इसका, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है, तो इसका प्रचलित नाम है विरंजक चूर्ण, इसी को बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। CaOCl2 निर्माण कैसे होता है ब्लीचिंग पाउडर का, तो देखिए जब हम, जो आपका भुजा हुआ चूना होता है, इसमें जब हम क्या करते हैं, क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं, यानी भुजे हुए चूने की अभिक्रिया जब क्लोरीन गैस के साथ की जाती है तो क्या बनेगा, विरंजक चूर्ण CaOCl2, और साथ में क्या बन जाएगा, H2 बन जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से होता है। लेकिन इसका आंसर क्या है, केवल विरंजक चूर्ण, कि CaOCl2 का नाम क्या है, विरंजक चूर्ण नाम है, ब्लीचिंग पाउडर नाम है। अब चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। तो अब पीछे बात की थी कि भुजे हुए चूने में जब क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो किसका निर्माण होता है, विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या भुजा हुआ चूना, तो क्या होगा, CaOH का होल ट्वाइस, ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसको बोलते हैं भुजा हुआ चूना। जब इसमें हम क्लोरीन गैस अर्थात Cl2 गैस क्या करेंगे, प्रवाहित करेंगे, क्या है, 2 है, तो किसका निर्माण होगा, CaOCl2, और साथ में क्या बनेगा, जल बनेगा, H2 बनेगा। तो जब भुजे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं अर्थात भुजे हुए चूने के साथ क्लोरीन की विक्रिया कराई जाती है तो हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर अर्थात विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है और साथ में जल बनता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। अगला क्वेश्चन है, कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है धावन सोडा। अर्थात जो धावन सोडा है ये कठोर जल को क्या कर देता है, मृदु बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। धावन सोडा, इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 और डॉट 10H2, अर्थात इसमें 10 जल के अणु होते हैं, ठीक है। निर्माण कैसे होता है, बेकिंग सोडा जो होता है उसको गर्म किया जाता है जिससे सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। फिर उस सोडियम कार्बोनेट का क्या करते हैं, क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलाइजेशन किया जाता है, और क्रिस्टलाइजेशन से फिर किसका निर्माण हो जाता है, धावन सोडा। एक बार बता देता हूं आपको, तो जो बेकिंग सोडा उसका सूत्र क्या होता है, NaHCO3 ये होता है। जब इसको गर्म करेंगे, ठीक है, मतलब इसको हीट दी जाएगी उष्मा, तो क्या होगा Na2CO3 प्लस H2O और प्लस CO2 ये बनेगा। अब देखिए ये आ गया है इसके सूत्र में, ये है धावन सोडा में, और ये हमारे पास बन गया है Na2CO3, तो Na2CO3 ये हो गया है। अब इसके साथ हमें क्या जोड़ना है, 10 जल के अणु। किसी भी यौगिक के साथ जब हम जल के अणु जोड़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन, मतलब क्रिस्टलीकरण इसका करते हैं। तो इस Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीकरण करेंगे और कितने अणु जोड़ेंगे, 10 अणु जोड़ेंगे जल के, तो हमारे पास निर्माण हो जाएगा Na2CO3 डॉट 10H2, और ये निर्माण हो गया किसका, धावन सोडा, वॉशिंग पाउडर का निर्माण हो गया है। आई होप ये बात भी समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होता है, इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखो। तो ये है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसे क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर बोला जाता है, बेकिंग सोडा। इस बेकिंग सोडा को गर्म करेंगे तो हमारे पास एक तो बन गया Na2CO3 अर्थात सोडियम कार्बोनेट बन गया है, साथ में जल बन गया और साथ में CO2 गैस बन गई है। ये जो CO2 गैस ही CO2 गैस है यही क्या करती है, जो केक वगैरह जो होते हैं
उनको क्या करती है, स्पंजी करती है, मुलायम बनाती है ना। केक वगैरह हो गए या फिर ब्रेड वगैरह हो गई, उनको ये CO2 गैस जो होती है वो स्पंज या मुलायम करने में क्या होती है, मुख्य भूमिका निभाती है। और बेकिंग पाउडर होता है, इसकी सहायता से ही हम क्या करते हैं, भोजन को जल्दी पकाने में हमारी क्या करता है, मदद करता है। इसके अलावा इसकी सहायता से स्वादिष्ट खस्ता पकोड़े बनाए जाते हैं, किसकी सहायता से, बेकिंग पाउडर की सहायता से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखें। पहली बात, प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या बोलते हैं, पीओपी। इस पीओपी का जो सूत्र होता है CaSO4 और डॉट हाफ H2, अर्थात इसमें आधा जल का अणु होता है। इसकी अभिक्रिया कराएं जल के साथ, तो देखिए जब इस जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसमें मैं 1.5 अणु और जोड़ दूंगा जल के, तो किसका निर्माण कर लेगा, जिप्सम का। तो इसमें 1.5 अणु मिला देते हैं जल का। ठीक है, 1.5 अणु हमने ये मिला दिया है, तो क्या बन जाएगा, जिप्सम। तो ये तो ऐसा कैसा लिख देंगे, CaSO4, तो CaSO4 डॉट, अब जल के कितने अणु हो गए हैं, तो आधा तो ये हो गया है और 1.5 ये हो गया, सॉरी, आधा तो ये और 1.5 ये हो गया है, तो कितने हो गए हैं, 2 अणु हो गए हैं, तो 2H2। ठीक है, ये क्या है, जिप्सम है। तो जिप्सम के सूत्र में, जिप्सम के फॉर्मूले में कितने जल के अणु होते हैं, 2 जल के अणु होते हैं। ठीक है, CaSO4 डॉट 2H2 वो तो क्या है, जिप्सम है। और CaSO4 डॉट हाफ H2 ये क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है। आगे चलते हैं, आगे देखिए, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संबंधक क्या होगा। तो क्या कर रहा है, लाल को नीला कर रहा है। लाल को नीला कौन करता है, तो वो करता है बेस करता है, क्षारक करता है। कौन करता है, क्षारक। और हमने क्या पढ़ा था, क्षारक की पीएच की रेंज क्या होती है, परास, तो क्षारक की जो रेंज होती है वो होती है 7 से तो अधिक और 14 तक इसकी क्या होती है, रेंज होती है। 7 से अधिक और 14 तक इसके बीच में क्षारक की पीएच होगा। अब देखिए ऑप्शन में किसका है, कोई है क्या 7 से 14 के बीच में, तो देखिए ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 10 वाला है, तो ये हो जाएगा इसका पीएच। ठीक है, तो 10 है वो इसकी क्या हो जाएगी, पीएच हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास है, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को क्या कर देता है, दूधिया कर देता है, इस विलयन में क्या होगा। चलो, जो अंडे का जो कवच होता है उसका सूत्र क्या होता है, उसमें क्या होता है, तो होता है क्या, CaCO3, अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अब हम क्या कर रहा है, क्या बन रहा है इसमें चूने के पानी को दूधिया कर देता है। चूने के पानी को दूधिया कौन करेगा, जब उसमें CO2 गैस प्रवाहित करेंगे तब होगा वो। तो किसके साथ अभिक्रिया कर रहा हूं मैं, अम्ल के साथ, और मैं अम्ल ले रहा हूं HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले रहा हूं। और हमने पढ़ा था थ्योरी में क्या, कि कोई भी अम्ल जब धातु ऑक्साइड, धातु धातु कार्बोनेट, ये धातु कार्बोनेट है, धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो वो क्या बनाएगा, लवण प्लस H2 प्लस CO2 बनाएगा। तो लवण तो क्या बन जाएगा, लवण तो बन जाएगा हमारे पास क्या, CaCl2, CaCl2 प्लस जल बन जाएगा और प्लस CO2 गैस बन जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया है, इसके साथ हमने अभिक्रिया करा दी। ठीक है, तो वो क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा। ठीक है, तो अम्ल जो होते हैं वो धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं, जल बनाते हैं और साथ में CO2 गैस बनाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, NaOH का 10 ml विलयन है, तो NaOH का है कितना, 10 ml विलयन। जो HCl के 8 ml विलयन से क्या करता है, पूर्णतः उदासीन हो जाता है। HCl कितना लिया जा रहा है, यहां पर लिखता हूं, HCl का लिया जा रहा है कितना, 8 ml, ये है 8 ml। जब इसकी अभिक्रिया कराई जाती है और इतना लिया जाता है इसका, है ना, इतना विलयन लिया जाता है और HCl का इतना लिया जाता है 8 ml, तब ये दोनों अभिक्रिया करते हैं तो उदासीन हो जाते हैं।
अब आगे सुनिए, ये बोल रहा है यदि NaOH के उसी विलियन को, NaOH यही दोबारा लिया जा रहा है और कितना लिया जा रहा है 20 ml। ये बोल रहा है अगर हम NaOH का 20 ml लें तो HCl की कितनी मात्रा ली जाएगी। तो सुनिए, पहले कितना लिया जा रहा था 10 ml और उसका कितना लिया जाता था 8 ml। मेरे को बताइए यहां पर वो कितना बढ़ाया, कितना बढ़ाया, इसका कितना गुना है 2 गुना, इसे 2 से गुणा किया है। अब बोल रहा है इसका कितना ले, तो इसको भी 2 गुना बढ़ा दो ना, सीधा डायरेक्ट 2 से बढ़ा दें तो 8 दूनी 16, तो इसका 16 ml लिया जाएगा। ठीक है, यह बात समझ में आ गई होगी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 16 ml लिया जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। मतलब जिस अनुपात में ये जो पहले वाला है उसी रेशियो में, उसी अनुपात में वही लिया जाएगा। ठीक है, तभी वो क्या करेगा, उसको न्यूट्रल करेगा, उदासीन करेगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है। अपच मतलब क्या होता है, जब हमारे शरीर में एसिल की मात्रा ज्यादा हो जाती है, और एसिल कहां पर बनता है, आमाशय में बनता है, स्टोमच में बनता है। जब वो अधिक मात्रा में बनता है तो हमें जलन होती है और खट्टी डकारें आती हैं। तो उससे राहत पाने के लिए हम इनमें से कौन सा लेते हैं, तो वो लेते हैं क्या, एंटा एसिड लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एंटा एसिड के रूप में क्या लिया जाता है, तो उसका सूत्र होता है क्या, MgOH का होल ट्वाइस, अर्थात मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसी को क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, प्रति अम्ल बोलते हैं, प्रति अम्ल। और इसी को क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इसके चारों नाम याद करना जरूरी है, कहीं अधिकतर बार ये पूछा जाता है, कंपटीशन एग्जाम में आता है ये, यहां तक कि आपके एग्जाम में तो ये जरूर आता है 1-2 साल छोड़ करके। तो इसका आंसर हो गया एंटाइसिड। और ये क्या होता है, दुर्बल क्षारीय होता है, ये भी ध्यान रखना है, ये क्या होता है, दुर्बल क्षारीय होता है। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न अभिक्रिया के लिए पहले शब्द समीकरण लिखे तथा उसके बाद संतुलित रासायनिक समीकरण लिखे। जिसमें पहला है, तन्नु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो पहला लिख रहा हूं यहां पर, उसका सूत्र होता है H2SO4 प्लस, इसके अभिक्रिया करा रहे हैं किसके साथ, जिंक के साथ, अर्थात जिंक क्या है, धातु है, इसका प्रतीक हो गया Zn। और हमने ये पढ़ा था कि जब अम्ल जो होता है वो धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या करता है, लवण बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस। तो लवण तो क्या बन जाएगा, ZnSO4 और साथ में H2 गैस बन जाएगी। ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम संतुलित करेंगे, करें संतुलित, आइए तो चलो, इस तरफ H2 कितने हैं, 2 हैं, इस तरफ कितने हैं, 2 हैं, हो गया है। तो H2 तो बराबर है दोनों तरफ। अब H देखते हैं सल्फर, इस तरफ सल्फर 1 है, इस तरफ भी 1 है, दोनों तरफ बराबर हैं। इस तरफ ऑक्सीजन 4 है, इस तरफ भी ऑक्सीजन 4 है, बराबर है। इस तरफ Zn 1 है और इस तरफ भी 1 है। तो ये अभिक्रिया पहले से क्या है, संतुलित है, बैलेंस है। अब चलते हैं दूसरे नंबर पर कि दूसरा कौन सा है। तो दूसरा हमारे पास है क्या, कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, HCl होता है। इसकी अभिक्रिया कराई जा रही है मैग्नीशियम टी के साथ, तो मैग्नीशियम का प्रतीक क्या होता है, Mg होता है। इसकी अभिक्रिया कराएंगे और देखिए धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ कराई जा रही है तो क्या बनेगा, लवण बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस। तो लवण तो बन जाएगा MgCl2 और प्लस में H2 गैस बन जाएगी। अब इसको हम क्या कर लेंगे, संतुलित कर लेंगे। तो इस तरफ H कितना है, 1 है, और इस तरफ कितना है, 2 है। देखिए इस तरफ 2 है तो इस तरफ भी 2 बनाना पड़ेगा, तो 2 बनाने के लिए क्या करूंगा, इस HCl के टोटल के आगे 2 लिख दूंगा। अब H इस तरफ भी 2 है, उस तरफ भी 2 है, हाइड्रोजन दोनों तरफ बराबर हो गया है।
अब कर लेते हैं Cl। इस तरफ Cl कितना है, 2 है। देखिए Cl ये लिखा हुआ और 2 आगे लिखा हुआ। इस तरफ Cl क्लोरीन 2 है और इस तरफ भी देखिए क्लोरीन 2 है, बराबर है दोनों तरफ। अब समझिए, इस तरफ मैग्नीशियम 1 है और इस तरफ भी 1 है। इस प्रकार से ये अभिक्रिया क्या हो जाती है, बैलेंस हो जाती है, संतुलित हो जाती है। ठीक है, आई होप ये दोनों समझ में आ गए होंगे। मैं इनको साफ कर देता हूं ताकि तीसरा और चौथा वाला भी हम कर लेते हैं। चलिए, तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को देखिए, जरूर से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि हमें भी अधिक से अधिक मोटिवेशन मिले। तो हमारे पास तीसरा आ रहा है। तीसरा क्या है कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। इसकी अभिक्रिया कराई जा रही है एल्यूमिनियम के साथ। एल्यूमिनियम का प्रतीक होता है Al। और देखिए, धातु है और धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ कराई जा रही है, तो क्या क्या निर्माण होगा, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस है। तो लवण का निर्माण तो हो जाएगा Al2SO4 का होल थ्राइस। ये तो क्या बन गया है, लवण बन गया है। और साथ में क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। तो ये लीजिए H2 गैस ये बन गई है। अब इसको हम क्या कर लें, बैलेंस कर लेते हैं। चलिए, तो इस तरफ है हाइड्रोजन 2 है, देखिए उस तरफ भी 2 है, बराबर है दोनों तरफ। इस तरफ सल्फर कितना है, 1 है। इस तरफ कितना है, देखिए ये सल्फर और बाहर 3 लिखा हुआ, मतलब इस तरफ कितना है, 3। तो इस तरफ इसको भी हम 3 करेंगे, तो क्या करूं, इस H2SO4 के आगे 3 लिखूंगा। इस प्रकार से इस तरफ सल्फर कितना हो गया, 3 हो गया है। ठीक है, चलिए अब चेक करते हैं ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन इस तरफ कितना हो गया है, ये 4 लिखा हुआ है। ये 4 जो है इस 3 से गुणा होकर के ऑक्सीजन की संख्या को बताएगा। तो 4 को 3 से गुणा करूं, 12 है इस तरफ ऑक्सीजन। अब देखते हैं उस तरफ कितना है। तो ये रहा ऑक्सीजन, 4 लिखा हुआ है, फिर कोष्टक लिख करके 3 लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ तो ये आपस में गुणा होते हैं, फिर उसकी संख्या को बताई जाती है। तो 4 को 3 से गुणा करो तो 12 हो गया है। तो इस तरफ भी 12 है, इस तरफ भी 12 है, दोनों तरफ है, बराबर है। अब क्या चेक करते हैं एल्यूमिनियम को। एल्यूमिनियम इस तरफ 1 है और इस तरफ कितना है, 2 है। तो इस तरफ 2 है तो इस तरफ भी 2 होना चाहिए। तो क्या करूं, इस एल्यूमिनियम के आगे 2 लिख देता हूं। अब क्या हो गया, बराबर हो गया। अब समझिए, यहां पर 3 लिखने से हाइड्रोजन की संख्या परिवर्तित हो गई है। कैसे, ये जो 2 है ये इस 3 से गुणा होकर के इसकी संख्या को बताएगा। तो 3 दूनी 6। इस तरफ हाइड्रोजन 6 है, इस तरफ कितना है, तो इस तरफ 2 है। तो क्या करूं, 6 बनाना पड़ेगा। तो यहां पर कौन सी संख्या रखूं कि इस 2 से होकर के गुणा होकर के 6 हो जाए। तो क्या कर रखूं, कौन सी संख्या रखूं, 3 रखूं। तो 3 रख दीजिए यहां पर। अब देखिए 3 को 2 से गुणा करो तो कितना हो गया, 6। अब 6 इस तरफ है, 6 भी इस तरफ है। तो आपको संतुलित करने के बाद में भी एक बार फिर से चेक करना होता है कि संतुलित हुई है या फिर नहीं हुई है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारे पास। अब कौन सा चेक कर लेते हैं, लास्ट वाला इसका 4 नंबर का। हाँ, चलिए चौथा है हमारे पास। ये बोल रहा है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl। क्या होता है, HCl। इसकी अभिक्रिया करा जा रही है लोहे के साथ। लोहे के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं HCl की। लोहे का प्रतीक क्या होता है, Fe होता है। ये लीजिए Fe। देखिए धातु है, धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ कराई जा रही है, तो क्या बनेगा, लवण बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस। और आपको यह भी ध्यान रखना, जब हाइड्रोजन गैस बनती है वो जलती किस ध्वनि के साथ है, पॉप साउंड के साथ, तीव्र बुदबुदाहट के साथ। तो लवण तो क्या बन जाएगा, FeCl3। और प्लस में क्या बन जाएगा, H2 गैस बन जाएगी। ठीक है, अब इसको हम बैलेंस भी कर लेते हैं। तो इस तरफ हाइड्रोजन 1 है, उस तरफ 2 है, तो इसको एक को क्या करना पड़ेगा, 2। तो ये 2 लिख दिया है। दोनों तरफ क्या हो गई है, हाइड्रोजन बराबर हो गई है। इस तरफ क्लोरीन कितना हो गया है, क्लोरीन इस तरफ कितना है, 1 है, सॉरी 2 है। इस तरफ कितना है, 3 है। तो क्या करना पड़ेगा, इस तरफ 3 करना पड़ेगा इसको। तो क्या करूं, 1 मिनट रुक जाइए। FeCl2, सॉरी सॉरी, FeCl2 बनेगा ये। FeCl2 ये बनेगा यहां पर। यहां पर थोड़ी सी गलती हुई, FeCl2 बनेगा, है ना। FeCl2 ये बनेगा। अब करते हैं। तो इस तरफ हाइड्रोजन 1 है, उस तरफ कितना है, ये लीजिए H2। अब करते हैं।
समझिए इस तरफ एच कितना है, एक है, उस तरफ कितना है, दो, तो इसको क्या करना पड़ेगा, दो। तो क्या कर दूं, इसके आगे दो लिख देता हूं, तो ये हमने क्या लिख दिया है, दो हमने लिख दिया है, ये लीजिए दो लिख दिया है। दोनों तरफ हाइड्रोजन क्या हो गए, बराबर हो गए हैं। अब क्या करूं, इस तरफ क्लोरीन कितना है, दो है, और इस तरफ भी कितना है, दो, दोनों तरफ क्लोरीन बराबर है। इस तरफ Fe कितना है, Fe है एक, और इस तरफ भी क्या है, Fe एक है। इस प्रकार से ये अभिक्रिया क्या क्या होती है, बैलेंस होती है। देखिए FeCl3 भी बनता है, FeCl3, लेकिन हमें नहीं दे रखा कि कौन सा है इसमें, संयोजकता दो वाला है या फिर थ्री वाला है, तो FeCl3 भी बन सकता है, हमें नहीं दिया है इसमें। ठीक है, अब देख लेते हैं दोबारा, देखिए बैलेंस करने के बाद दोबारा से चेक करनी होती है आपको। इस तरफ हाइड्रोजन दो है, उस तरफ भी दो है, इस तरफ Cl दो है, इस तरफ भी दो है, इस तरफ Fe एक है, इस तरफ भी एक है। इस प्रकार से ये अभिक्रिया क्या होती है, संतुलित होती है, बैलेंस होती है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, आश्रित जल विद्युत धारा का चालन क्यों नहीं करता है, जबकि वर्षा का जल करता है। तो देखिए जो आश्रित जो जल होता है, आश्रित जल, इसमें क्या नहीं होते हैं, आयन नहीं होते हैं, आयन नहीं होते हैं। देखिए विद्युत धारा का चालन करने के लिए किसी भी विलयन में आयनों का होना जरूरी है, जैसे H प्लस और माइनस वाले, H प्लस वगैरह। जैसे आपका क्या है, वर्षा का जल, वर्षा का जो जल होता है इसमें क्या होते हैं, वर्षा के जल में आयन होते हैं। अब देखिए जब आयन होंगे, इसमें आयन होते हैं, जब आयन होते हैं तो वो क्या करता है, विद्युत धारा का चालन करता है। तो विद्युत धारा का चालन किस पर डिपेंड करता है, कि किसी भी विलयन में आयन है या फिर नहीं है। अगर आयन होंगे तो वो क्या करेगा, विद्युत धारा का चालन करेगा, और अगर आयन नहीं होंगे तो नहीं करेगा। आयन है तो करेगा, आयन नहीं है नहीं करेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, पांच विलयनों ABCD हैं ये, तो यहां पे लिखता हूं ए है, बी है, सी है, डी है और ई है, ये है पांच। और इनकी हमें पीएच मान दे रखा है, पीएच ये दे दिया हमें, कौन कौन सा है, पहले का 4, एक है इसका, 11 है, 7 है और 9 है, ये है इसके पीएच मान। हमें बोल रहा है कौन सा विलयन ये हमें दे रखा है, अम्लीय होगा क्षारीय होगा। पहले तो हम बात कर लेते हैं क्या, इनमें अम्लीय कौन है, क्षारीय कौन है। तो देखिए हमने पीएच के बारे में पढ़ा हुआ था क्या, कि जिसका पीएच मान 7 होगा वो क्या होगा, उदासीन होगा, मतलब वो नहीं तो लवण अम्लीय होगा नहीं क्षारीय होगा। तो ये जो है ये क्या होगा, उदासीन होगा, न्यूट्रल होगा। ठीक है, अब देखिए हमने ये पढ़ा था क्या, कि सबसे कम पीएच जो होगी, सबसे कम पीएच होगी वो क्या होगा, ज्यादा अम्लीय होगा। चलिए तो पीएच सबसे कम कहां पर है, ये है बी वाले की, तो ये क्या है, सबसे अधिक अम्लीय, सबसे अम्लीय है ये। ठीक है, और हमने ये पढ़ा था कि सबसे अधिक जिसकी पीएच होगी वो क्या होगा, सबसे अधिक क्षारकीय है। देखिए कहां पर है, तो ये वाला है, तो ये क्या है, सबसे अधिक, सबसे क्षारीय है ये। ठीक है, अब दो बचे हैं। अब सुनिए, हमने अम्ल की जो रेंज होती है, पीएच रेंज, वो क्या होती है, वो होती है 0 से तो अधिक और 7 से कम। और क्षारक जो होता है उसकी पीएच क्या होती है, 7 से तो अधिक और 14 तक उसकी पीएच होती है। देखिए ये जो 4 है ये कहां पर आ रहा है, इसके बीच में आ रहा है, तो ये क्या है, अम्लीय है, लेकिन कैसा है ये, दुर्बल अम्लीय। क्योंकि प्रबल तो ये हो गया है, तो ये क्या हो गया है, दुर्बल अम्लीय। अब क्षारक की पीएच क्या होती है, 7 से 14, तो 9 आ रहा है बीच में। तो देखिए 11 वाला तो क्या हो गया था, सबसे क्षारीय हो गया था, तो 9 वाला क्या हो जाएगा, दुर्बल क्षारीय, दुर्बल क्षारीय। अब लिख दीजिए परबल क्षारीय कौन हो गया है, तो परबल क्षारीय, ये लिखिए सबसे क्षारीय, सबसे अधिक क्षारीय, वो क्या है, सी वाला है, तो इसके आगे हो जाएगा सी। परबल अम्लीय कौन है, तो सबसे अधिक अम्लीय है बी वाला, तो बी। दुर्बल अम्लीय कौन है, तो दुर्बल अम्लीय 4 वाला है, मतलब ए वाला है, तो ए। दुर्बल क्षारीय कौन है, तो ये है ये 9, मतलब ई वाला, तो ई वाला। आई होप ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अगला देखिए, परख नली ए एवं बी में समान लंबाई की मैग्नीशियम पट्टी की क्या पट्टी लीजिए। ए है, परख नली ए है और ये लीजिए बी है, दोनों में मैग्नीशियम पट्टी है और समान लंबाई की है। परख नली ए में तो क्या ले रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, HCl। और परख नली बी में ले रहे हैं एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH, ये होता है। डालिए, दोनों अम्लों की मात्रा तथा सांद्रता क्या है, समान है, यानी इन दोनों की सांद्रता क्या है, समान ली है। किस परख नली में अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी, तो किसमें होगी, ए वाले में। इसमें अधिक बुदबुदाहट होगी, अधिक अधिक बुदबुदाहट होगी। और इसमें क्या होगी, कम। क्यों होगी, क्योंकि जो HCl है वो क्या है, परबल अम्लीय है, परबल अम्ल है। और यहां पर जो CH3 ये वाला जो है, ये क्या है, दुर्बल क्षारीय है, दुर्बल क्षारीय। देखिए, जब परबल अम्लीय होता है तो जो हाइड्रोजन गैस है वो अधिक बुदबुदाहट के साथ क्या होती है, जलती है। तो यहां पर हाइड्रोजन गैस H2 गैस है जो जलेगी तो अधिक बुदबुदाहट की ध्वनि उत्पन्न करेगी। और यहां पर जो H2 गैस बनेगी वो क्या होगी, कम बुदबुदाहट की ध्वनि उत्पन्न करेगी। बस ये सीधी बात है। मतलब डिपेंड किस पर कर रही है कि अम्ल जो है वो प्रबल है या फिर दुर्बल है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे चलिए, आगे हमारे पास है ताजे दूध के पीएच का मान कितना है, 6 है। दही बन जाने पर इसके पीएच के मान में क्या परिवर्तन होगा। सुनिए, ताजा दूध है, ताजा दूध, इसका पीएच मान कितना है, तो इसका पीएच मान 6 है। और अम्ल की जो पीएच है, अम्ल की पीएच रेंज वो क्या होती है, 0 से अधिक और 7 तक होती है। ठीक है, और जिसका पीएच मान सबसे कम रहेगा वो क्या रहेगा, अधिक अम्लीय रहेगा। और जिसका पीएच मान ज्यादा रहेगा वो क्या रहेगा, कम अम्लीय। तो इस ताजा दूध का जो पीएच है वो क्या है, ज्यादा है, तो ये क्या है, कम अम्लीय है। ये क्या है, कम अम्लीय। अब देखिए, दही बन जाएगा और दही क्या होगा, खट्टा होगा, तो पीएच क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जो दही है उसकी पीएच क्या हो जाएगी, उसकी पीएच मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और जब पीएच मान कम होता है उसमें क्या होता है, H प्लस जो आयन जो होते हैं वो क्या होते हैं, अधिक है। और पीएच जो ज्यादा होती है तो 6 पीएच वाले में क्या होती है, H प्लस आयन की संख्या क्या रहेगी, कम रहेगी। ये बात समझ में आ गई क्या। ठीक है, बस इतना ही करना है कि जब ताजा दूध से दही बनेगा तो पीएच कम हो जाएगी। और जब पीएच कम हो जाएगी तो उसमें H प्लस आयन की संख्या में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। और ताजा दूध वाले में पीएच में H प्लस आयन की संख्या क्या है, कम है। ठीक है, आगे देखिए, आगे हमारे पास है, एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है। पहले समझिए, जो बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा, इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है NaHCO3, अर्थात इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। और इसकी जो प्रकृति होती है वो क्या होती है, क्षारीय प्रकृति होती है, बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, तो बोल रहे ताजा दूध के पीएच के मान को 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय बना दिया जाता है। ऐसा क्यों, देखिए जब क्षारीय बना दिया जाएगा तो उस क्षारीय दूध को दही में बदलने में क्या लगेगा, अधिक समय लगेगा। तो इसको क्या होगा, दही में बदलने में, दही में बदलने में अधिक समय लगेगा, अधिक समय। ठीक है, यह बात समझ में आ गई क्या। दूसरा देखिए, इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है क्योंकि जो क्षार है, देखिए इसमें हम जो ताजा दूध है इसमें हमने क्या मिला दिया है, क्षारक मिला दिया है। अब देखिए, क्षारक की पीएच है, क्षारक की पीएच, किसी की पीएच क्या होती है, 7 से अधिक और 14 तक होती है। और अम्ल की जो पीएच होती है वो क्या होती है, 0 से अधिक और 7 तक होती है। देखिए, इस ताजा दूध में अगर हमने क्षार मिला दिया है तो इसका मतलब क्या है
हमने इसकी पीएच को बढ़ा दिया है। क्या कर दिया है? बढ़ा दिया है। अब देखिए ये जो दूध है इसमें जो मिलाया क्षारक, तो इसको दही बनने में क्या लगेगा? अधिक समय लगेगा। क्यों? क्योंकि इसकी पीएच इस रेंज में आ गई है। अब जब ये जो ताजा दूध है वो दही में कन्वर्ट होगा तो इसकी पीएच कितनी होनी चाहिए? 0 से 7 के मध्य, मतलब यहां आना चाहिए इसके बीच में। ठीक है, ये बात समझ गई क्या? तो इसका क्या है, इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है? क्योंकि क्षारक में क्या होता है? OH माइनस आयन की संख्या क्या होती है? अधिक होती है, अधिक होती है। और अम्ल में क्या होती है? H प्लस आयन की संख्या अधिक होती है, आयन की संख्या अधिक होती है। देखिए इसे क्षारक में H प्लस आयन भी होते हैं लेकिन क्या होते हैं? वो कम होते हैं। और इस अम्ल में OH माइनस आयन भी होते हैं लेकिन क्या होते हैं? कम होते हैं। तो क्षारक में OH माइनस आयन अधिक होते हैं। ये OH माइनस आयन जो है ये क्या होंगे? जब H प्लस में अधिक कन्वर्ट हो जाएंगे तब क्या हो जाएगा? ये दही में कन्वर्ट होगा। ठीक है, इसलिए अधिक समय लगता है इसमें। आगे देखिए, तो ये हो जाते हैं आपके क्वेश्चन आंसर और ये पार्ट भी कंप्लीट होता है। अगली क्लास में हम बात करेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मेटल एंड नॉन मेटल अर्थात धातु एवं अधातु के बारे में। आज के लिए हम इतना ही करते हैं। अगर आपको हमारा एक कंटेंट अच्छा लगा है, क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को जरूर से लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।